जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। बहू भी तो बेटी होती है, बहू भी तो बेटी होती है। इस कहानी का शुभारंभ दिल्ली शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से होता है। इस परिवार में रमन जी, उनकी पत्नी ममता जी, उनका बेटा राजीव और उनकी बेटी सुचि रहते थे। बहुत संस्कारी परिवार था। जो रमन जी थे वो कुछ साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और ममता बहुत नियमों का पालन करने वाली एक सख्त महिला थी। उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई भी उनकी बात को बीच में काटे। इसीलिए राजीव और सुचि कभी भी अपनी माँ के सामने तेज आवाज में बात नहीं करते थे। बच्चे तो क्या, रमन जी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी पत्नी के सामने तेज आवाज में बात कर सके। बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन हो रहा था। बहुत शांति में ढंग से का वातावरण था। राजीव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। कम से कम 70-80 हजार रुपये महीना कमाता था। जो राजीव था उसने अपने ऑफिस में अपने अच्छे आचरण, अपने व्यवहार के कारण और मेहनत के कारण बहुत जल्दी उसे प्रमोशन भी मिलने वाला था। एक दिन ममता जी रमन जी से कहती हैं, अजी सुनते हो, तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं? बेटा 25-26 साल का हो रहा है, अच्छा कमाता है, अब तो उसका प्रमोशन भी होने वाला है और जो है उसकी विवाह के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। तो रमन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भाग्यवान, मैंने तो लड़की पहले ही देख ली है। वो कहती हैं, ममता जी ऐसा है, एक बात सुन लो, मुझे दहेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन लड़की संस्कारी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। मुझे पलट कर कोई जवाब ना दे, ये ध्यान रखना। खाना पकाने में, कढ़ाई बुनाई में और बड़ों का आदर करने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो रमन जी कहते हैं, भाग्यवान, लड़की इससे भी बढ़कर है। तुमने अभिजीत भाई साहब की लड़की रेणु को तो देखा है? वो कहती है, हाँ, अभिजीत भाई साहब की लड़की रेणु तो बहुत संस्कारी है। जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तो वो लड़की थी कितनी साल की? मात्र 10 साल की बच्ची थी। उसने 10 साल की उम्र से अभिजीत भाई साहब और पूरे घर को संभाल रखा है। उसकी माँ को गुजरे हुए 10 साल से ऊपर हो चुके। बच्ची बहुत संस्कारी। क्या अभिजीत भाई साहब हमारे राजीव के लिए अपनी रेणु का रिश्ता पक्का करेंगे? वो कहते हैं, रमन जी सांच को आज क्या, आज ही चलते हैं अभिजीत भाई साहब के यहाँ पे। अभिजीत जी रमन जी के साथ ही रिटायर हुए थे, उनके ही साथ उनके डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। तब से उनकी दोस्ती थी और रमन जी अक्सर अपना समय व्यतीत करने के लिए अभिजीत जी के पास जाया करते थे। अब आज ममता जी और रमन जी दोनों तैयार हो जाते हैं और अभिजीत भाई साहब के घर पहुंचते हैं। अभिजीत जी और रेणु दोनों उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
रेणु बिटिया जो है चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है और चाय नाश्ता बना कर लाती है। जब ममता जी रेणु को देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्हें तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसी रेणु थी। अब वो अभिजीत जी से कहती हैं कि अभिजीत भाई साहब, आप मेरी बात मानेंगे? अभिजीत जी कहते हैं, भाभी जी, आज तक कौन सी आपकी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? वो मुस्कुरा देते हैं। ममता जी कहती हैं, भाई साहब, आज मैं बहुत ही आस लेकर आई हूँ आपके पास, मुझे निराश मत करिएगा। तो अभिजीत जी बोलते हैं, हाँ भाभी जी बताइए। अब ममता जी कहती हैं कि मैं रेणु बिटिया का रिश्ता अपने बेटे राजीव के साथ तय करना चाहती हूँ। उसका हाथ मांगने आई हूँ आज, भाई साहब मना मत करिएगा। तो जब ममता जी ये बात कहती हैं अभिजीत जी से, तो अभिजीत जी कहते हैं कि भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कितने सालों से यही आस लगाए हुए था कि कभी आपसे ये बात कह सकूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी। राजीव बेटा तो बहुत संस्कारी है, ऐसा दामाद पाकर तो मैं जो है अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। अब ममता जी और रमन जी कहते हैं, बस रिश्ता पक्का हुआ, मुंह मीठा करेंगे। मिठाई अंदर से जो है रेणु लेके आती है और रेणु भी बहुत खुश थी, क्योंकि रेणु मन ही मन राजीव को पसंद करती थी। अब जो है पंडित जी को बुलाया जाता है, विवाह की तारीख निकल आई जाती है और विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है। रेणु जो है बचपन से ही अपनी माँ के जो गहने हैं, जो उसकी माँ उसके लिए शादी के लिए छोड़ के गई थी, वो उनको स्पर्श करके और उनको पहनकर अपनी माँ के होने का आभास करती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उसी के पास है। शादी में भी वही गहने उसे पहनाए जाते हैं। अब वो अपने ससुराल आती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वो तब से अपने सास, ससुर, अपने पति, अपने ननंद, सबकी बहुत सेवा कर रही थी। वो अपनी सास को और अपनी ननंद को तो कोई काम करने ही नहीं देती थी। उसने पूरा घर संभाल लिया था। अब तो जो है ममता जी अपनी बहू की तारीफ किए बिना रह नहीं पाती थी। जब भी ममता जी की सहेलियां आती थीं तो वो ममता जी से कहती थीं कि ममता, तू तो बहुत भाग्यशाली है, तूने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे कि तुझे रेणु जैसी बहू मिली है। बहुत संस्कारी बच्ची है, काश हमारी बहू भी ऐसी ही होती। तो ममता जी अपनी सहेलियों से कहती कि भाई नजर मत लगाओ मेरी बहू को, मेरी बहू तो करोड़ों में एक है। अब ये सुनकर रेणु को भी बहुत अच्छा लगता कि मेरी सास जो है मेरी तारीफ करती है, और वो तारीफ के लायक भी थी। बहुत अच्छी बच्ची थी। 1.5 साल विवाह को हो गया था और उनके घर एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ गया था। अपने पोते को पाकर तो रमन जी और ममता जी बहुत खुश थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो कुबेर का खजाना मिल गया। उन्हें खेलने के लिए खिलौना मिल चुका था। रेणु तो वैसे भी अपनी सास को कोई काम करने नहीं देती थी,
तो पूरा पूरा दिन दोनों रमन जी और ममता जी अपने पोते के साथ खेलते रहते थे। बहुत आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। यहाँ पर सुचि भी, जो बहुत संस्कारी थी और जो है अब बड़ी हो चुकी थी, विवाह के लायक हो चुकी थी। ममता जी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ममता जी असूलों की पक्की थी और उन्होंने इसीलिए अपनी बेटी को घर के काम सिखाने शुरू कर दिए थे। रेणु बिटिया तो एक्सपर्ट थी, वो अपनी ननंद का पूरा सहयोग करती थी, कढ़ाई बुनाई और खाना बनाने में वो उसकी पूरी मदद किया करती थी, उसे सिखा रही थी। क्योंकि ममता जी का मानना था कि विवाह के उपरांत जब लड़की अपने ससुराल जाए तो कोई उसकी कमी ना निकाल पाए, ये ना कहे कि अपने मायके से क्या सीख कर आई है। तो इसीलिए ममता जी बहुत ध्यान दे रही थी इस बात पे, और सुचि बिटिया भी बहुत अच्छी तरह से पूरी लगन के साथ सब काम को सीख रही थी। ममता जी और रमन जी ने अपने खानदानी पंडित जी से जो है सुचि के लिए अच्छा रिश्ता देखने को कह दिया था। एक दिन क्या होता है कि जो पंडित जी हैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक ममता जी के पास मिलने आते हैं। ममता जी से कहते हैं, ममता बहन मुंह मीठा करवाओ और मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं सुचि बिटिया के लिए। अब ममता जी कहती हैं कि पंडित जी पहले रिश्ता तो बताइए, कहाँ के लोग हैं, कौन से, मतलब उनका घर बार कैसा है, सब बताइए हमें पहले। तो पंडित जी कहते हैं, दिल्ली के लाजपत नगर में उनकी महल नुमा कोठी है, नौकर चाकर हैं, सब ऐशो आराम की चीजें हैं, और जो लड़का है वो बहुत संस्कारी है, उसकी अपनी फैक्ट्री है। हमारी बिटिया सुचि तो राज करेगी, राज। जब पंडित जी इस तरह से कहते हैं तो ममता जी कहती हैं कि पंडित जी लड़के की फोटो लाए हैं आप। पंडित जी फोटो दिखाते हैं। फोटो में लड़का बहुत स्मार्ट लग रहा था और संस्कारी लग रहा था। तो ममता जी कहती हैं कि पंडित जी बस मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ पे तय करवा दो, मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। अब पंडित जी कहते हैं, बस मैं आज ही जा रहा हूं लड़के वालों के पास, जल्दी से मुझे सुचि बिटिया की एक अच्छी सी फोटो दे दो। अब जो सबसे बेस्ट फोटो थी वो निकालकर एल्बम से ममता जी पंडित जी को दे देती हैं और साथ ही 500 के 2 नोट भी हाथ में रख देती हैं और कहती हैं, पंडित जी ये अपनी दक्षिणा मत मानिएगा, रिश्ता तय करा दीजिए, बस तो आपको 5100 रुपये दक्षिणा दूंगी, ये तो मैं 1000 ऐसे ही दे रही हूँ। अब पंडित जी तो बहुत खुश होते हैं, यहाँ पे लड़की वालों से भी दक्षिणा मिलनी थी और वहाँ पे लड़के वालों से भी मिलनी थी, और विवाह में तो और मिलनी थी दक्षिणा। उनके तो समझो पौबारा हो रहे थे। अब तो पंडित जी बहुत खुश होके लड़के वालों के पास पहुंचते हैं और लड़के वालों स्पेस के पास जाकर सुचि बिटिया की बहुत तारीफ करते हैं, उनके खानदान की बहुत तारीफ करते हैं। लड़के वाले जब सुचि बिटिया की फोटो देखते हैं तो उन्हें लड़की बहुत पसंद आती है। सुचि बिटिया थी बहुत सुंदर। अब लड़का भी जब सुचि की फोटो देखता है तो वो भी एक ही नज़र में पसंद कर लेता है। लड़के वाले कहते हैं कि पंडित जी हमें लड़की तो बहुत पसंद आ रही है, ऐसा करिए
कि आप लड़की वालों से कह दीजिए कि हम रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं। अब पंडित जी ये खुशखबरी जाकर ममता जी को देते हैं। ममता जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। ममता जी रमन जी, बेटा राजीव और बहू रेणु से साफ कह देते हैं कि भाई लड़के वालों की स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रविवार को वो हमारी बिटिया सुचि को देखने आ रहे हैं, कोई भी कमी ना रह जाए। अब उनकी स्वागत की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। रविवार को जब लड़के वाले सुचि बिटिया को देखने आते हैं तो उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो लड़के वालों को पता चल जाता है कि घर बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं इस घर में। अब जो है सुचि बिटिया जब चाय नाश्ता लेकर आती है तो लड़का तो एक नज़र में ही सुचि को पसंद कर लेता है और वो अपनी माँ के कानों में कह देता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब तो लड़के वाले हाथों हाथ ही रिश्ता फाइनल करके जाते हैं और कहते हैं, लड़के की माँ कहती है कि ममता जी से, बहन जी हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक पैसा भी दहेज में नहीं चाहिए, बस आपसे एक ही विनती है कि शादी हमारी हैसियत के अनुसार, क्योंकि जब हमारे रिश्तेदार आए तो वो विवाह में तारीफ ही करके जाएं, कोई कमी ना निकाल के जाएं, बस हम यही चाहते हैं। अब ममता जी जानती थी कि इतने बड़े घर में रिश्ता कर रही हैं तो शादी और सगाई 5 स्टार होटल से तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन रमन जी और राजीव बेटे ने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर रखी थी, उन्होंने सब कुछ पहले इंतजाम कर रखा था। ममता जी कहती हैं, बहन जी आप बेफिक्र रहिए, हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बढ़कर ही शादी करने की कोशिश करेंगे। तो बस 1 महीने उपरांत की विवाह की तारीख निकलती है। अब तो रमन जी, ममता जी, रेणु बिटिया और राजीव बेटा सब लग जाते हैं विवाह की तैयारियों के लिए। 5 स्टार होटल बुक कर लिया जाता है सगाई के लिए और विवाह के लिए, और बहुत अच्छी तरह से इंतजाम किया जा रहा था। जब शादी को 5-6 दिन रह जाते हैं तो जो ममता जी हैं वो रेणु बिटिया को बुलाती हैं और कहती हैं, बहू तू शादी में जो अपने गहने लेकर आई थी वो सारे गहने ले आ, क्योंकि अगर हम गहनों पर पैसा खर्च करते हैं तो विवाह में कोई कमी ना रह जाए। वो सारे गहने जो हैं वो पॉलिश करवा देती हूँ, सब सही करा देती हूँ, और जो है वो जो है सुचि बेटी को तू दे दे तो गहनों का खर्चे का बोझ नहीं आएगा। जब रेणु ये बात सुनती है तो जिसने आज तक ममता जी के समक्ष कोई जवाब नहीं दिया था उसके मुख से निकल जाता है, मम्मी जी मैं अपनी माँ की अंतिम निशानी को नहीं दे सकती। जब ममता जी ये सुनती हैं तो उनका तो गुस्सा बहुत ऊपर पहुंच जाता है, पारा हाई हो जाता है। वो कहती हैं कि तू मुझसे जवान लड़ा रही है, ते इतनी हिम्मत, क्या अपने मैके से यही सब कुछ सीख के आई है। और यहाँ पर रेणु की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वो रो रही थी। वो कहती है, मम्मी जी आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए लेकिन मैं अपनी माँ के जो गहने हैं
वो अंतिम निशानी अपनी माँ की नहीं दे सकती। बचपन से ही उन गहनों को स्पर्श करके उन्हें पहनकर अपनी माँ की होने की अनुभूति करती आई हूँ। मेरे पास ही मेरी माँ, ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे पास ही है जब मैं उन गहनों को पहनती हूँ। कृपया आप उन गहनों को मुझसे मत छीनिए। अब ममता जी तो बहुत गुस्से में थी। वो कहती हैं कि तूने आज तक तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की और आज तू ऐसे मुझसे बात कर रही है। इतनी देर में रमन जी उस कमरे में आ जाते हैं। अब भाई इतनी तेज आवाज में ममता जी बोल रही थी तो रमन जी भी वहां पे आ जाते हैं। रमन जी कहते हैं क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रही हो बहू के ऊपर? वो कहती हैं तुम्हारी बहू क्या कह रही है? मैं उससे ठीक ही तो बात कह रही हूँ। भाई इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, शादी बहुत अच्छी तरह से करनी है, कहीं पैसों की कमी ना पड़ जाए। वैसे तो हमने सारा इंतजाम कर रखा है, तो मैं कह रही हूँ कि गहने मार्केट से ना खरीदने पड़े, उनका पैसा जो बचेगा वो शादी में ही लग जाएगा अच्छी तरह से। भाई जो बाराती आएंगे उनको भी तो वापस जाते समय कुछ ना कोई उपहार दोगे नहीं दोगे? इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। तो रमन जी कहते हैं कि भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने अच्छा खासा पैसा जोड़ कर रखा हुआ है और राजीव बेटे ने भी जो है अपनी नौकरी में अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? शादी बहुत अच्छी तरह से होगी। और तुम एक बात सोचो, अब रमन जी जिन्होंने आज तक ममता जी के सामने ऐसे बात नहीं की थी, आज रमन जी भी खुल गए थे। रमन जी कहते हैं एक बात सुनो मेरी, तुम एक बेटी से उसके गहने छीनकर दूसरी बेटी को दे रही हो, क्या ये सही बात है? तुम तो नियमों पे चलने वाली महिला हो, ये तुम्हारे नियम हैं, असूल हैं कि तुम एक बेटी से गहने छीनकर दूसरी बेटी को दे रही हो। जब रेनू ये बात सुनती है तो उसे थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि मेरे जो ससुर जी हैं वो मेरे पिता बनकर मेरी ढाल बने हुए हैं। उसे बहुत खुशी थी इस बात की। लेकिन ममता जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वो तो और बढ़ रहा था, क्योंकि आज तक रमन जी ने कभी भी ममता जी के सामने ऐसे बात नहीं की थी। इतनी देर में राजीव बेटा सुची बिटिया के साथ घर में प्रवेश करता है। अब तो ममता जी अपने बेटे को पकड़ लेती हैं, बेटे से कहती हैं कि राजीव बेटा तू सही समय पे आया है, तू आ पहले इधर आ, अपनी प्यारी पत्नी को देख, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। मैंने ठीक बात ही तो कही थी कि भाई इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, कोई कमी ना रह जाए शादी में, तो हम गहने नहीं बनवाते। जो ये शादी में गहने लेके आई थी वही गहने जो है सुची बिटिया को दे देते हैं। तो ये मुझसे कह रही है कि अपनी माँ की अंतिम निशानी मैं नहीं दे सकती। देख मुझसे कैसे बात कर रही है, ये सब सीख के आई है ये मैके से अपने बड़ों से जबान लड़ाना। अब जो है राजीव रेणु के पास चलकर जा रहा था, रेणु का दिल जो है धक धक कर रहा था बहुत जोर से। उसे डर था कि कहीं राजीव उसकी माँ की अंतिम निशानी गहनों को जो है वो उससे छीनकर माँ जी को ना दे दे। लेकिन राजीव बहुत संस्कारी बच्चा था, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे। राजीव अपनी पत्नी रेणु के पास पहुंचता है और रेणु से कहता है कि पहले अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछता है और कहता है रेणु घबराओ मत, तुम्हारी माँ के गहने कोई तुमसे नहीं लेगा। जब रेणु ये बात सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा पति भी मेरे साथ है, वो भी मेरा साथ दे रहा है। पिता जैसे ससुर और पति अच्छे मिल गए तो समझो
जीवन सफल हो गया। अब जो है राजीव कहता है, मम्मी जी आप सुचि से पूछिए कि आज मैंने उसे ऑफिस में क्यों बुलाया था। तो सुचि बताती है कि मम्मी भैया ने मुझे ऑफिस इसलिए बुलाया था क्योंकि 5-6 दिन ही शादी को रह गए थे, सगाई और शादी को, तो इसीलिए भैया जी मुझे ज्वेलर्स के पास ले गए थे। वहाँ पर उन्होंने मेरी पसंद के गहने बनवाने का ऑर्डर दे दिया है और 3 दिन में गहने बनकर भी आ जाएंगे मम्मी जी। मैंने अपनी पसंद के गहने जो है बनाने का ऑर्डर दिया है और भैया तो एडवांस भी दे के आ गए हैं। जब ये बात ममता जी सुनती हैं और वो ये देखती हैं कि अब वो अकेली पड़ गई हैं। जो बेटा और बेटी कभी उनके सामने तेज आवाज में बात नहीं करते थे, पति भी कभी तेज आवाज में बात नहीं करता था, अब वो बहू की साइड हो गए। अब वो थोड़ी नर्म पड़ जाती हैं और कहती हैं जब भाई अपनी बहन को गहने खरीद कर दे रहा है तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली बीच में। सही है, मत दे अपनी माँ के गहने, वो रेनू से कहती हैं। लेकिन आज के बाद ये बात गांठ बांध लियो, मेरी बात मत काटियो। अब जो है रेनू मुस्कुरा देती है और कहती है मम्मी जी मेरी कहाँ हिम्मत कि आपकी बात काटूं। आप मेरी माँ हो और माँ की बात बेटी कैसे काट सकती है। नहीं माँ जी आप कभी ऐसे मत सोचिएगा, मैं आपकी बात नहीं काट रही थी। अब वो कहती हैं मेरे तो सिर में दर्द हो गया है बहुत। ममता जी कहती हैं इतनी देर से तुझसे बहस कर रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो गया, अब जाके सबके लिए चाय बना, पकोड़े बना। तो रमन जी कहते हैं ममता जी ये बात ध्यान रखिए, बहू भी तो बेटी होती है। बहू जब घर में आती है तो उसे बेटी मानना चाहिए, ना कि बहू। ये भी हमारी बेटी है और सुचि के जाने के बाद तो यहीं पे रहेगी। इससे बना के रखा करो, बिगाड़ा मत करो। तुम्हें गाय जैसी जो है बहू मिल गई तो इसका मतलब है तुम जो है उसे दबा रही हो। तो ममता जी भी मुस्कुरा देती हैं। अब वहाँ पे आनंद का माहौल हो जाता है और यहाँ पे जो रेनू है मुस्कुराती हुई जो है जाती है वहाँ पर चाय और पकोड़े बनाने। कहती है माँ जी मैं बस 5 मिनट में आई चाय और पकोड़े बना के, और वो चाय और पकोड़े बनाने में लग जाती है। और यहाँ पर सब हंसी ठिठोली करने लगते हैं, सब भूल जाते हैं कि पहले क्या हो रहा था और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। बहू भी तो बेटी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।